ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें एक तस्वीर कोलकाता की है जहां हमारे डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बदलापुर की है जहां आम जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर उतरकर। और ये दोनों विरोध प्रदर्शन एक ही मुद्दे को लेकर हो रहे हैं और वो है लड़कियों का यौन शोषण। यानी कोलकाता से बदलापुर तक कुछ नहीं बदला है, कहानी एक ही है, मुद्दा एक ही है, गुस्सा एक ही है, नाइंसाफी भी बिल्कुल एक जैसी है। बदलापुर के एक स्कूल में सिर्फ 4 साल की 2 बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई कि आज वहां हजारों लोगों की भीड़ ने एक रेलवे स्टेशन को ही बंधक बना लिया। इन तमाम लोगों का आरोप है कि उन्हें इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा गया और पुलिस ने पीड़ित परिवारों के साथ ऐसा सलूक किया जैसे उन्होंने ही कोई अपराध किया हो। और यह हमारे देश में हर राज्य की हर पुलिस स्टेशन की लगभग यही कहानी है और इसी का बदला लेने के लिए आज ये हजारों लोग सड़कों पर बदलापुर में उतर आए और इन क्रोधित लोगों ने महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन को बंधक बना लिया। स्थिति यह हो गई कि पुलिस को इस रेलवे स्टेशन को बंद करवाना पड़ा। और इस सब के बाद जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो आम जनता की इस भीड़ ने भी पुलिस पर पत्थर बरसाए और कहा कि भारत में सरकारी व्यवस्था से इंसाफ मांगना आज भी इतना मुश्किल क्यों है। जरा तस्वीरें आप देखते जाइए। आज की जो तस्वीर है यह हमारे लोकतंत्र के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है उसके बारे में बहुत कुछ कहती है। और सोचिए, ये सारे जो लोग हैं ये कोई अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये इस देश की महिलाओं के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये सारी जो जनता है ये इतनी क्रोधित क्यों है, सड़कों पर ये लोग आखिर क्यों उतरे हैं। असल में जब किसी परिवार की बहन, बेटी, पत्नी और मां के साथ गुंडे खुलेआम बदतमीजी करते हैं और पुलिस चुपचाप ये सब होते हुए देखती रहती है, एक्शन लेने से इनकार कर देती है, तब जनता के पास कानून अपने हाथ में लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। हालांकि ये सही रास्ता नहीं है, हम नहीं मानते कि पत्थरबाजी होनी चाहिए, हिंसा होनी चाहिए, लेकिन जो जनता सड़कों पर उतरी है बहुत बड़े मुद्दे के साथ उतरी है। लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर वो सड़कों पर इस तरह नहीं उतरे, अगर उन्होंने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया तो उन्हें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। और अगर वो चुपचाप एक शरीफ नागरिक की तरह हमारे देश के अपराधियों, व्यवस्था और पुलिस का ये जुल्म सहते रहे तो उनके बच्चों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। तो ये तमाम जनता आज ये बताने के लिए सड़कों पर उतरी है कि हमारे देश की बच्चियों को सुरक्षित रहने का अधिकार है। किसी भी देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वहां के लोगों को सड़कों पर उतरकर इस तरह देश की लड़कियों के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़े। कोलकाता की 31 साल की महिला डॉक्टर अपने ही अस्पताल में डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी और वहां उसका बलात्कार और हत्या कर दी गई। बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ उनके ही स्कूल के एक सफाई कर्मचारी ने एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिसे जानने के बाद कोई भी माता पिता और कोई भी परिवार गुस्से और दर्द से अपना आपा खो बैठेगा। लेकिन इन दोनों ही मामलों में व्यवस्था ने और पुलिस ने पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ नहीं किया और यही कारण है कि आज बदलापुर में हजारों आम लोग अपना कामकाज छोड़कर अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार से मांग की कि अगर आरोपी को अगले 24 घंटे में बीच चौराहे पर फांसी नहीं दी गई तो वो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों को अपना घर बना लेंगे। रेप करने के लिए टाइम नहीं लगता तो उसको फांसी देने के लिए टाइम क्यों लग रहा है?
हाँ, मैं सरकार से चाहता हूँ कि सरकार ने इस इंडिया में ये कायदा लाया जाए, फांसी पे चढ़ाया जाए, इसका कायदा आगे बढ़ाया जाए पूरे इंडिया से। हाँ, जो इधर वो भी कायदा इंडिया में लागू किया जाए ताकि आगे भी हमारे माँ बेटी सेफ रहे। पॉलिटिशियन के बच्चे लोग, क्या हीरो लोग के बच्चे लोग, उनको तुरंत न्याय देता है। वो 2 दिन में कुछ क्राइम करो, 2 दिन में छूट जाता है। आज आम आदमी तो वो सड़क पे उतर के आया है, जिसको न्याय मिल रहा नहीं है अभी तक। आज कितना सुबह से 2-3 बजने को आया, अभी इसको न्याय मिला नहीं। और दूसरा पॉलिटिशियन रहता है, वीआईपी आदमी रहता है, उसको तुरंत न्याय देते सरकार, तो ना आम आदमी को क्यों नहीं। आज जो छोटे बच्चे के ऊपर वो लैंगिक अत्याचार हुआ है, उसको न्याय तुरंत मिलना मांगता है। और हमारी एक ही मांगनी है, वो आदमी को फांसी मिलना मांगता है। सर, हमारी मांग ये है कि जो आरोपी है उसको सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए, गुनहगारी को सजा होना है, उसको फांसी देना चाहिए। हमारा यही मतलब है कि जो गुनहगारी को सजा नहीं होगा तो बार बार ऐसा अल्पवयीन लड़कियों का बलात्कार हो जाए। अगर वो रेलवे की वजह से बीमार है, उसको खाना नहीं मिल रहा हो, तो मैं जवाबदारी ले रहा हूँ। कोई आए तो आगे आए, नहीं है तो हम मर रहे हैं तो मरने दो, लेकिन वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। भारत माता की जय, भारत माता की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जय। या केसमधील आरोपीला फाशी होण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करून याची खात्री करत आहोत। या केसमध्ये फाशी होण्यासाठी आपल्याला ही केस भारतीय कोर्टामध्ये चालवावी लागेल। हमारे देश का सिस्टम अंदर से कितना सड़ चुका है और कुछ लोग मानसिक रूप से कितने विकृत और बीमार हो चुके हैं, यह घटना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस घटना में जिन बच्चियों का यौन शोषण हुआ, उनमें एक बच्ची 3 साल की है, दूसरी सिर्फ 4 साल की है, जबकि इन बच्चियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी की उम्र 24 साल है। 24 साल के एक आदमी ने 3 साल और 4 साल की बच्ची का यौन शोषण किया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आदमी असल में उनकी पिता के उम्र का है। उसका जो भाव होना चाहिए था इन बच्चियों को देखकर, वो एक पिता स्वरूप भाव होना चाहिए था। इस आदमी का नाम है अक्षय शिंदे, जो ठाणे के एक प्ले स्कूल में बतौर सफाई कर्मी काम करता है। लेकिन आरोप है कि 12 और 13 अगस्त को इस आदमी ने 2 छोटी बच्चियों के साथ स्कूल के बाथरूम में उनका यौन शोषण किया और इन बच्चियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी माता पिता को बताया तो फिर ये उन्हें जान से मार देगा। हालांकि छोटी बच्चियां हैं, वो क्या समझेंगी कोई भी बात। इस धमकी और घिनौनी हरकत से ये बच्चियां इतनी डर गईं कि वो स्कूल का गेट देखकर ही कांपने लगी। इनमें से एक बच्ची ने तो स्कूल जाने से इनकार कर दिया और इसके बाद इन बच्चियों के माता पिता परेशान हो गए कि बच्चियां स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, स्कूल के नाम से रोने क्यों शुरू हो जाती हैं। और तब उन्हें पता चला कि उनकी बच्चियों के साथ क्या हरकत हुई है। 16 अगस्त को जब इन बच्चियों का परिवार आरोपी के खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया, तो वहां परिवार को 12 घंटे तक बाहर बैठाकर रखा गया। ये नोट करते जाइए आप, 12 घंटे तक परिवार को बाहर बैठाकर रखा गया। ऐसा परिवार जो अपनी छोटी बच्ची के यौन शोषण की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो हम हिंदी फिल्मों में देखते हुए आ रहे हैं, वो असल में वही सीन दिख रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा शितोले, जो खुद एक महिला है, उन्होंने पीड़ित परिवार की एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और पुलिस थाने में इन परिवारों के साथ ऐसा सलूक किया गया कि ये लोग वहां देर रात तक सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की उम्मीद में बैठे रहे। लेकिन एक महिला इंस्पेक्टर को इन पर और इनकी मासूम बच्चियों पर जरा भी दया नहीं आई, तरस नहीं आया और ये इस उम्मीद के साथ बैठे रहे घंटों तक कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। देर रात जब पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया और वहां कुछ स्थानीय नेता इकट्ठा हुए, तब जाकर पुलिस ने दबाव में आकर
आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 17 अगस्त को उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस सब के बीच जब पुलिस और पीड़ित बच्चियों के माता पिता जांच के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें यह बताया कि घटना वाले दिन स्कूल में लगा सीसीटीवी कैमरा बंद था और स्कूल के पास उस घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। व्यवस्था देखिए कैसे पूरी की पूरी व्यवस्था एक शरीफ परिवार को हराने में लग जाती है। पूरी की पूरी व्यवस्था आपके सामने खड़ी हो जाती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। और इस बात से पीड़ित परिवार इतना टूट गया कि वो ये कहने लगा कि इस देश में इंसाफ पाना इतना मुश्किल क्यों है। यहां ना तो पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है और जिस स्कूल पर भरोसा करके अपनी बच्चियों को भेजा वो स्कूल भी उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्कूल को लगता है इससे हमारी बदनामी होगी और हमें पैसे का नुकसान होगा। हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे, परिवार जो है अपने बच्चों को भेजना बंद कर देंगे, सबको अपना फायदा देखना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि पुलिस एफआईआर लिखने से क्यों मना करती है, उसका भी कारण आज हम लेकर आए हैं। और इसी के विरोध में आज 20 अगस्त को बदलापुर के तमाम लोगों ने, आम जनता ने एक बंद का आह्वान किया और इन लोगों की मांग यही है कि आरोपी अक्षय शिंदे को 24 घंटे के अंदर फांसी देकर उनकी बच्चियों के साथ इंसाफ किया जाए। यानी फांसी जो आपको तस्वीर हमने दिखाई थी, एक बार मैं फिर आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में महिला पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है और जिस स्कूल में यह घटना हुई उसकी टीचर समेत 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में इस तरह के ज्यादातर मामलों में पुलिस अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करती और ऐसा क्यों होता है कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कोलकाता में भी जो घटना हुई उसमें भी पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और इसके बाद सरकार ने भी एसीपी चंदन गुहा को उनके पद से हटाया और इस मामले में भी ठाणे पुलिस की महिला इंस्पेक्टर ने पीड़ित परिवार के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं की और जब इस पर विवाद हुआ तब इस महिला इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। यानी किसी भी राज्य की पुलिस हो, वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी जगहों पर ऐसे मामले में पुलिस पहली बार में तो पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करती ही नहीं और ये सभी राज्यों में होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके 3 कारण आज हम आपको बताना चाहते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करना चाहती? पहला कारण ये, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस को उस मामले में पहले लंबी तहकीकात करनी पड़ती है, फिर उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है और इससे उसका काम काफी बढ़ जाता है। और इसी से बचने के लिए पुलिस की पहली कोशिश ये होती है कि उस मामले को बिना एफआईआर के ही शांत करवा दिया जाए। और पुलिस की भी कई बार बहुत गलती इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन, वहां लोगों की बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है और सभी को यह लगता है कि लोग कम हैं तो हम इतने सारे मामलों की तहकीकात कैसे करेंगे, कैसे कार्रवाई करेंगे। और हमारे देश में आप जानते हैं काम कोई करना नहीं चाहता। दूसरा तो ये काम चोरी का एक मामला है। जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो मुकदमा उस पुलिस स्टेशन के लिए उस पुलिस स्टेशन के सबसे बड़े अधिकारी के रिकॉर्ड में जुड़ जाता है और जब ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता तो वो मुकदमे पुलिस वालों के लिए उनकी नाकामी बन जाते हैं, जो उनके करियर में, उनके प्रमोशन के दौरान बड़ी रुकावट बनते हैं। इसलिए जब भी जो एफआईआर आती है वो हर पुलिस स्टेशन के सबसे बड़े अधिकारी के करियर में उसके साथ जुड़ जाती है और आप ये समझ लीजिए कि उसका जो करियर है उसके साथ ये एफआईआर भी जुड़ती चली जाती है और अगर ये एफआईआर पर न्याय ना मिले, सजा ना मिले तो फिर ये उनके खिलाफ जाता है। इसलिए जितनी कम एफआईआर उतना कम रिस्क। और तीसरा, पुलिस पर सरकारों का और उनके वरिष्ठ अधिकारियों का यह दबाव भी होता है कि उन्हें अपने जिले और क्षेत्र में यह दिखाना है कि वहां शांति ही शांति है, अपराध नहीं हो रहे हैं, अपराध कम हो रहे हैं, यह दिखाना होता है। और यही कारण है कि जब कोई ऐसी घटना हो भी जाती है तो पुलिस का प्रयास यही होता है कि उस मामले में सीधे एफआईआर ना हो। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में क्राइम का जो डेटा दिखाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो एफआईआर के नाम पर किया जाता है। जैसे हमारे देश में बलात्कारों की संख्या तो कहीं ज्यादा है, लेकिन जब आप आंकड़े देखते हैं तो बलात्कारों की संख्या असली मामलों से कहीं कम दिखती है। वो इसलिए क्योंकि जितनी एफआईआर दर्ज होती हैं उसी के मामले में, उसी से लेकर ये आंकड़े आपको दिखाए जाते हैं और जितनी एफआईआर कम होंगी उतनी देश में शांति दिखाई देगी।
और कोलकाता और बदलापुर के मामले में भी यही हुआ, जिसके कारण लोगों को इंसाफ के लिए खुद सड़कों पर उतरना पड़ा और ये तस्वीरें इस देश के लिए अच्छी नहीं है। इस घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें सरकार और पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं और उन्हें इंसाफ अब ऑन द स्पॉट चाहिए और वो अपनी आंखों के सामने आरोपी को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप आरोपी को खाना खिला रहे हैं और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको उन्होंने स्टेशन पे बिठा कर रखा, उनको देखा नहीं है। उनको किसी छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है, उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे। प्रशासन है, बेटी छोटी बेटी है, सब बच्चों सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है, उसको फांसी दो। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा यह प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे, लेकिन उसको सजा देने से ये खत्म नहीं होता। हमने पूरी मशीनरी एक्टिवेट कर दी है, हमारी स्कूल एजुकेशन की पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है, हमारी होम डिपार्टमेंट की सब मशीनरी एक्टिवेट हो चुकी है ताकि आगे चल के ऐसा इन्सिडेंस नहीं हो। केस चालून मग ती फास्ट ट्रॅक म्हणा किंवा काही म्हणा, आपल्याला अनुभव आहे की गेल्या काही वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये निर्भया कांड झालं होतं। निर्भयाचे सगळे आरोपी पकडले, गुन्हे साबित झाले, पण किती वर्षांनी त्यांना फाशी दिलं गेलं। तूर्त मी एवढंच म्हणेन की अशा घटनेचं राजकारण न करता, जसं आता हाथरस उन्नाव, त्याच्यानंतर राजस्थानमध्ये काय घडलं, आता बदलापूरमध्ये घडलं। देखो सिर्फ योजना रख के बहन लाडली नहीं हो सकती, उस बहन के भाई के बाहू में भी कुछ बल होना चाहिए। तो ऐसी सरकार का जो कोई क्रिमिनल उन पे धाक ही नहीं है और इसके वजह से इस प्रकार जो घटना हो रही है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो धाक रहना चाहिए, जो कंट्रोल रहना चाहिए, वो महाराष्ट्र में रहा नहीं है। राजनीति हमारे देश में हर मुद्दे पर होती है, बलात्कार पर भी राजनीति होती है, यौन शोषण पर भी राजनीति होती है, लेकिन जनता की भावनाएं क्या हैं, जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है, नेताओं को यह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले जरा इन नारों को फिर से सुन लीजिए कि जनता क्या मांग रही है। देखिए। इस तरह फांसी फांसी के नारे आपने इससे पहले या तो सुने ही नहीं होंगे और या कभी कभार बहुत कम सुना होगा, लेकिन जनता फांसी मांग रही है। सोचिए, जनता का ये गुस्सा देखिए, ये क्रोध देखिए, और नेताओं को आज जनता की ये भावनाएं बहुत ध्यान से समझनी होंगी। जनता व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर रही है और ये जो लोग हैं, आम जनता इस देश की, ये इंस्टेंट फांसी की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें इंतजार नहीं करना, इंसाफ के लिए वेटिंग लिस्ट में हमें नहीं लगना, इंसाफ के लिए जो लंबी लाइन है उसके लिए उस लाइन में लगने का समय हमारे पास नहीं है। हमें इंस्टेंट हिसाब किताब चाहिए, हमें इंस्टेंट इंसाफ चाहिए और हम अब इंसाफ के लिए लंबी कतार में नहीं लगना चाहते और गुनाहगार को इंसाफ नहीं, गुनाहगार को फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कई बार गुनाहगार और आरोपी दोनों को बराबरी से देखता है और दोनों को बराबरी का मौका भी मिलता है। हो सकता है कुछ बड़े बड़े वकील इन गुनाहगारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आकर खड़े हो जाएंगे, उस दिन आप क्या करेंगे? और हमेशा हमने ये होते हुए देखा है। इसलिए जनता का ये मूड देखने के बाद ऐसा क्या होगा
कि महिला सुरक्षा हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि महिला सुरक्षा का यह मुद्दा ऐसा बने कि यह किसी भी सरकार को चुनाव हरवा सके, इस पर चुनाव हारे जाएं और जीते जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? यह देश की जनता के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं। हमारे देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रिजर्वेशन के आधार पर, सोशल जस्टिस के आधार पर तो बहुत राजनीति होती है। सामाजिक न्याय के आधार पर बड़ी राजनीति होती है। क्या यह सामाजिक न्याय नहीं है? हमारे देश में जो 70 करोड़ महिलाएं हैं, अगर आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे तो क्या ये सामाजिक न्याय के दायरे में नहीं आता? ये आज हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे नेता क्या करते हैं? वो कहते हैं हमने इंक्वायरी बिठा दी, वो कहते हैं हमने एक कमीशन बना दिया, हमने एक कमेटी बना दी जो इसकी उच्च स्तरीय जांच करेगी, वो कहते हैं हमने SIT बना दी। जनता ये शब्द सुन सुनकर अब पक चुकी है। जनता को इंक्वायरी, कमेटी, SIT, उच्च स्तरीय जांच, इनमें किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा। और लोगों के गुस्से का एक कारण यह है कि हमारे देश में या तो इंसाफ मिलता ही नहीं है, और अगर मिलता भी है तो इसमें 30 से 40 साल लग जाते हैं। आपके पास हैं 40 साल इंतजार करने के लिए। जैसे एक उदाहरण आज आपको देता हूं। आज ही वर्ष 1992 के अजमेर गैंग रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, और यह फैसला पूरे 32 वर्षों के बाद आया है। ये वो 6 लोग हैं, देख लीजिए, ये आरोपी हैं। इन्हें 32 साल के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह घटना वर्ष 1992 की है, जिसमें अजमेर के अलग अलग स्कूलों की 100 से ज्यादा लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खींचने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करके उनका गैंग रेप हुआ था। सोचिए। और इस मामले में कुल 18 आरोपी गिरफ्तार हुए जो अजमेर दरगाह के खादिम परिवारों से आते थे। और यह मामला उस समय भारत का, हमारे देश का सबसे बड़ा गैंग रेप का मामला था। लेकिन इसके बावजूद इसमें पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने में 32 वर्ष लग गए। और सोचिए, अगर इंसाफ मिलने की रफ्तार यही रही तो बदलापुर की इस घटना में जिस 24 साल के आरोपी ने 2 छोटी बच्चियों के साथ ये घिनौनी हरकत की, उसे 32 साल के बाद वर्ष 2056 में अदालत से सजा मिलेगी। 2056 में। और कोलकाता की घटना में भी इन डॉक्टरों को वर्ष 2056 में ही इंसाफ मिलेगा। क्या आप 2056 तक इंतजार करने की हालत में हैं? क्या आप चाहेंगे? और यहां भी मैं आपको बता रहा हूं, 2056 में भी हाई कोर्ट से सजा मिलेगी। उसके बाद ये आरोपी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इन आरोपियों को बचाने के लिए, राजनीति के हित साधने के लिए देश के बड़े से बड़े, महंगे से महंगे वकील उस दिन खड़े हो जाएंगे, जो ये कहेंगे कि इन्हें सजा या तो ना मिले और या मिले तो बहुत कम तर मिले। और तब तक 40 साल बीत चुके होंगे। आप खुद तय कीजिए कि अगर वर्ष 2024 की घटना पर अदालत का फैसला 2056 में आएगा तो यह न्याय होगा या यह अन्याय कहलाएगा। आज बदलापुर की इस घटना में आपको इन बच्चों की उम्र को भी देखना चाहिए जो सिर्फ 4 साल की है। ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे देश में एक 24 साल का आदमी 4 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाता है? देहरादून में 32 साल से 57 साल की उम्र के लोग 16 साल की बच्ची का गैंगरेप करते हैं। कोलकाता में एक 31 साल की महिला डॉक्टर की उसी के अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या हो जाती है, और यह जुल्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या देहरादून है, क्या बदलापुर है और क्या कोलकाता है? राजस्थान में 2 दिन पहले ही एक 63 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला का गैंगरेप हो गया, जिनमें गिरफ्तार हुए आरोपियों की उम्र 25 साल और 28 साल है। यानी ये जो 2 आरोपी हैं, ये उस महिला के बेटे की उम्र के थे। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर महीने 6 से 12 साल की 7 बच्चियों के साथ रेप और गैंगरेप होता है, 12 से 16 साल की 30 बच्चियों के साथ और 16 से 18 साल की 43 बच्चियों के साथ हर महीने रेप और गैंगरेप की घटना होती है। जबकि 18 से 30 वर्ष की लड़कियों के साथ हर घंटे रेप और गैंगरेप की 2 घटनाएं होती हैं। और इसी देश में हर महीने 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं के साथ 7 रेप और गैंगरेप की घटनाएं होती हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में किस तरह के दरिंदे और राक्षस आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आंकड़े हैं और ये असली आंकड़ों से बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर परिवारों को पुलिस स्टेशन से वापस भेज दिया जाता है। ज्यादातर लोगों को कभी FIR करवाने का मौका नहीं मिलता। पहले तो परिवार रोक देते हैं बदनामी की वजह से, समाज रोक देता है, और फिर एक पूरी की पूरी व्यवस्था
उस महिला या लड़की के खिलाफ आकर खड़ी हो जाती है और उससे यह कहती है कि चुप रहो, एफआईआर मत करवाओ। और इस समय की एक बड़ी खबर यह है कि बदलापुर में हालात बहुत तनावपूर्ण है और प्रदर्शनकारियों ने वहां पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और इसकी वजह से वहां इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं एक गाड़ी के पास जो कि पुलिस विभाग की गाड़ी है और इसे आंदोलकों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। ये कार्रवाई, ये जो गाड़ी तोड़ी गई है, इसे तब तोड़ा गया जब पुलिस ने आंदोलकों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। उसके बाद रेल की पटरी तब जाकर आंदोलन जब बाहर आए, उन्हें घसीट कर बाहर लाया गया, रेलवे ट्रैक से हटाया गया क्योंकि रेल यातायात 8 से 9 घंटे बंद है। बदलापुर के आगे और पीछे कहीं भी ट्रेन आ नहीं जा पा रही है और इसकी वजह से जो पूरी। अब आपको ये बताएंगे कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगला नोटिस भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भेज सकती हैं। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि ये सवाल उन लोगों का है जिन्हें कोलकाता के मामले में इंसाफ की मांग करने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस ने कानूनी नोटिस भेजे हैं। और आरोप है कि इस घटना में ममता बनर्जी हर उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं जो इस मामले पर उनके विरोध में उठ रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने ही ममता बनर्जी की सरकार से ऐसे सवाल पूछ लिए कि लोग ममता बनर्जी से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या वो अब सुप्रीम कोर्ट को भी उनके खिलाफ बोलने के लिए पुलिस से नोटिस भिजवाएंगी। आज सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने इस मामले में सुनवाई की, उसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। और इस बेंच ने आज पश्चिम बंगाल की सरकार से 10 बड़े सवाल पूछे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस घटना को शुरुआत में आत्महत्या का मामला क्यों माना गया। दूसरा, इस मामले में FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई। अदालत का कहना है कि जब 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे से शाम 4:45 बजे के बीच शव का पोस्टमार्टम हुआ और रात करीब 8:30 बजे शव को माता पिता को सौंपा गया, तो फिर FIR रात में 11:45 पर क्यों हुई। इतना इंतजार किस चीज का हो रहा था। इस सवाल पर जब ममता बनर्जी के वकील, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि FIR परिवार की शिकायत पर दर्ज की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या अस्पताल में कोई भी FIR दर्ज नहीं करता और अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे, और क्या पोस्टमार्टम से पता नहीं चला कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है। तीसरा सवाल, कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ करने के बाद उन्हें दूसरे अस्पताल का प्रभार क्यों सौंपा और इस मेहरबानी के पीछे क्या वजह थी। देखिए, ये मुद्दा हम भी उठा रहे हैं और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी आज पश्चिम बंगाल सरकार की ये सारी गलतियां, पुलिस की गलतियां पकड़ ली। चौथा, डॉक्टर का नाम और उसकी तस्वीरें सार्वजनिक कैसे हुई, वायरल कैसे हो गई, और इस मामले में पीड़िता की पहचान और उसकी गरिमा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। पांचवा, जब हजारों लोगों की भीड़ ने 14 अगस्त को अस्पताल पर हमला किया, तब पुलिस क्या कर रही थी। छठा, पुलिस अस्पताल परिसर में हुई हिंसा से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार क्यों नहीं थी, तैयारी क्यों नहीं की। सातवां, 14 अगस्त को जब हिंसक भीड़ ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को धमकी दी, तो पुलिस ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। आठवां, अस्पताल पर हमले के वक्त पुलिस मौके से भाग क्यों गई। नौवां, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस को कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में भी अदालत ने पूछा है। और आखिरी बात, इस मामले में पीड़ित की जितनी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई हैं, उन्हें सरकार को तुरंत सोशल मीडिया से हटवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोलकाता के इस अस्पताल की सुरक्षा अब लोकल पुलिस की बजाय CISF के जवान करेंगे और कोर्ट ने इस मामले में CBI से भी 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कोलकाता में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों पर बलपूर्वक कोई कार्रवाई न हो। मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वालों के खिलाफ ममता बनर्जी कोई कार्रवाई न करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जो देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए यह टास्क फोर्स एक एक्शन प्लान तैयार करेगी और इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स को रखा गया है। इस नेशनल टास्क फोर्स में कुल 14 सदस्य होंगे, जिनमें सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन होंगी, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर M श्रीनिवास होंगे,
जोधपुर एम्स के डायरेक्टर और देश के बाकी मेडिकल संस्थानों से 6 अन्य सदस्य इस नेशनल टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे, जबकि भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। तो जब से यह घटना हुई है कोलकाता की, हम लगातार पहले दिन से आप सबको इसके बारे में ना सिर्फ खबर बता रहे हैं बल्कि आप सबको जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पूरा देश, इस देश की जनता, इस देश का हर परिवार अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कम से कम इस मुद्दे पर जागरूक होगा और अपने देश में व्यवस्था को बदलने के लिए अलग अलग हमारी जो सरकारें हैं, व्यवस्था हैं, नेता हैं, उन पर दबाव जरूर डालेगा। क्या मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए देश में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना की साजिश रची जा रही है? क्या भारतीय रेल किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रही है? उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक पैसेंजर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हुई और ये तस्वीरें आज एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ये तस्वीरें 15 फीट लंबी लोहे की उस रॉड की हैं जिन्हें पटरियों पर इस तरह से बिछाकर रखा गया जिससे इस पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतारा जा सके। यानी जानबूझकर इस रॉड को इस तरीके से रखा गया ताकि ट्रेन की दुर्घटना हो जाए। अच्छी बात यह रही कि इस ट्रेन की स्पीड कम थी, इससे ट्रेन का इंजन इस लोहे की रॉड से टकराने के बाद भी पटरी से नहीं उतरा और एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना होते होते टल गई, वरना आज भी इस ट्रेन दुर्घटना पर राजनीति हो रही होती। रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा विपक्षी नेता मांग रहे होते, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे होते और ये नहीं पूछते एक बार भी कि हमारे देश में आखिर वो कौन लोग हैं जो पटरियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि रेल दुर्घटना हो जाए। इससे पहले पिछले हफ्ते कानपुर में भी इसी तरह की घटना हुई जिसमें वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस का इंजन और उसके 22 डब्बे अचानक पटरी से नीचे उतर गए थे और एक ऐसी दुर्घटना थी जिसमें सैकड़ों यात्रियों की जान जा सकती थी। लेकिन अब खुलासा हुआ कि इस दुर्घटना के पीछे भी एक गहरी साजिश होने की आशंका है। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें 3 बातों का जिक्र है। पहली, इस ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी जिस भारी चीज से टकराया वो भारी चीज एक बोल्डर था, यानी रेल की पटरियों का ही एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। दूसरा, इस बोल्डर को पटरियों पर गार्डर से इस तरह से बांधा गया ताकि ट्रेन से इसकी टक्कर होने पर यह वहां से निकले नहीं, हिले नहीं और ट्रेन के ज्यादा से ज्यादा डिब्बे डीरेल होकर नीचे पलट जाएं और इस दुर्घटना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए। तीसरी बात, यह घटना रात को करीब 2:30 बजे तब हुई जब इससे सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट पहले पटना एक्सप्रेस इसी रेल लाइन से गुजरी थी और रेलवे पुलिस का कहना है कि रात को 1 बजे के समय यह रेल लाइन पूरी तरह से क्लियर थी और यहां पटरियों पर उस समय कोई बोल्डर नहीं था। इसका मतलब यह बाद में लगाया गया 1 बजे के बाद। तो यह कौन व्यक्ति है जिसने 1 बजे के बाद रेल की पटरियों से आकर छेड़छाड़ की? बाद में इस बोल्डर को वहां पटरियों पर इस तरह से बांधकर रखा गया जिससे गुजरात जा रही साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो जाए और कई लोगों की इस दुर्घटना में जान चली जाए। और यह बात आप सभी जानते हैं कि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य भी है और हो सकता है कि लोगों का उस राज्य में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो। अभी इस मामले की जांच के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एक विशेष टीम कानपुर में है और इन तमाम दुर्घटनाओं के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या देश को पटरी से उतारने के लिए, देश नहीं बल्कि मोदी सरकार को पटरी से उतारने के लिए ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश चल रही है? और अगर ऐसा है तो सोचिए अब हमारे देश की राजनीति कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और यह साजिश कितनी गहरी हो सकती है जो अपने ही देश के लोगों की जान लेना चाहती है। पटरी से बनी रहे, निकल ना पाए, पटरी से निकल थोड़ी देर रखो, पटरी पर रखो, कैसे रखा जा सकता है? ये ऐसे रख सकते हैं। जो पहिए हैं वो पूरी तरीके से पटरी से डीरेल हो गए। वजह जो रेलवे मंत्रालय द्वारा ऑफिशियल ट्वीट में करी गई है कि एक पत्थर था जो सामने रखा हुआ था जिसको ट्रेन ने जाके टक्कर मारी, जिसकी वजह से ये जो पूरे डब्बे हैं ट्रेन के वो डीरेल हुए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह वो पत्थर है जो यहाँ पे रखा गया है, जिसकी जानकारी रेलवे मंत्री ने भी दी है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है लोहे का,
संभवतः टकराने के कारण शायद दो हिस्सों में भी हो गया है। ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसको यहाँ रखा गया है। अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर मैं हादसे की साइड पे आपको दिखाना चाहूंगा कि पत्थर के साथ ये कुछ बोल्ट्स मिले हैं, ये लोहे के हैं और अगर आप देखेंगे पुराने स्ट्रक्चर हैं। इसकी जांच चल रही है कि ये अपने आप वहां पे आए या किसी शरारती तत्व ने रखे या एक साजिश के चलते रखे गए। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे फॉरेंसिक टीम से है, फोटोग्राफी जो है वो बाकायदा की जा रही है ऑब्जेक्ट्स की। यहाँ पर एक जो डिटेल है इन्वेस्टिगेशन वो लॉन्च करी गई है, यही वो ऑब्जेक्ट है जिसकी जांच करने के लिए यहाँ पे फॉरेंसिक टीम आई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें ली जा रही हैं कि क्या कैसे डिरेलमेंट हुई, क्या उसकी वजह थी। मार्क जो है उसकी बताया जा रहा है कि यहाँ पे मार्क है, संभवतः इसी ब्लॉक की वजह से है। इसके पीछे पटरी की बनी रहे, निकल ना पटरी से वरना थोड़ी दूर अगर होता तो फेंक देता, फेंक देता ना, इससे फिक्स नहीं होता ना सर। हाँ, वो फेंक जाता। साबरमती एक्सप्रेस का एक रिश्ता और एक कनेक्शन और भी हो सकता है। आप याद कीजिए 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था और उस समय जो हादसा हुआ था गोधरा रेलवे स्टेशन पर, जब ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिस ट्रेन के अंदर कार सेवक थे वो भी साबरमती एक्सप्रेस ही थी। भारत के रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 1,26,000 किलोमीटर है। 1,26,000 किलोमीटर यानी 1.25 लाख किलोमीटर। और इसमें अधिकांश रेल लाइन ऐसी हैं जिन्हें बाड़ लगाकर या दीवार खड़ी करके कवर नहीं किया गया है, क्योंकि आप 1.25 लाख किलोमीटर लंबी दीवार बना नहीं सकते, यह संभव ही नहीं है। इतने बड़े रेल नेटवर्क की सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 1.25 लाख किलोमीटर का जो रेल ट्रैक है इस पर सीसीटीवी भी कितने लगाएंगे। बाकी देशों की तरह भारत में भी रेल की पटरियों को खुला रखा जाता है और हमारे देश में यह कानून है कि अगर कोई व्यक्ति रेल की पटरियों से गुजरता है या वहां कोई अवरोध पैदा करता है तो उस पर रेलवे पुलिस 1,000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है और 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। तो अगर कोई रेल की पटरियों के साथ छेड़छाड़ करता है तो जुर्माना है 1,000 रुपए, मात्र सिर्फ 1,000 रुपए का जुर्माना है। इसलिए पहले तो हमें अपना यह कानून बदलने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे देश में अभी ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं जो रेलवे लाइंस पर लोगों को आने से रोक सके और यही कारण है कि रेल की पटरियों को कई बार साजिश के तहत निशाना बनाया जाता है और यह बड़ा आसान है। उदाहरण के लिए वर्ष 2016 में जब कानपुर में एक एक्सप्रेस ट्रेन के डिरेल होने से 152 आम लोगों की मौत हो गई थी, यात्रियों की मौत हो गई थी, तब इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की आशंका एनआईए ने जताई थी, जो एनआईए इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा 2017 में आंध्र प्रदेश में एक और ट्रेन डिरेल हुई जिसमें 46 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस घटना में भी आतंकवादी साजिश का शक था, जिसकी एनआईए अब भी जांच कर रहा है और केंद्र सरकार का मानना है कि इस घटना के पीछे कट्टर वामपंथी हो सकते हैं। 2016 में भी बिहार में एक रेलवे ट्रैक पर प्रेशर कुकर बॉम्ब को प्लांट किया गया था और इस घटना के पीछे भी एक आतंकवादी साजिश की आशंका जताई गई थी और एनआईए का कहना है कि उस समय इस घटना में खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था, जिससे पता चलता है कि रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाकर पहले भी देश में बड़ी रेल दुर्घटनाएं कराने की कोशिश हुई है और इस बार भी यही हो रहा है। यह इसलिए गंभीर बात है क्योंकि भारत में हर दिन 2 करोड़ लोग ट्रेन में सफर करते हैं। सोचिए, अगर सरकार को अस्थिर करने के लिए, मोदी सरकार को परेशान करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए, उसकी बदनामी करने के लिए, उसकी छवि खराब करने के लिए इस तरह से रेल दुर्घटनाएं कराने की साजिश होने लगी तो यह कितनी खतरनाक बात है। और यह ऐसा खूनी खेल है, यह तो फिर कभी रुकेगा ही नहीं और यह राजनीति का खूनी खेल कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। यह देश की जनता को आज समझना होगा वो कौन से लोग हैं जो इस कारण चुनाव जीतना चाहते हैं। हालांकि आज जब भारत में ट्रेनों को पटरियों से उतारने के लिए साजिश हो रही है, तब चीन जैसे देशों में ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है जिनमें ट्रेन के संचालन के लिए अब पटरियों की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज हम पटरियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरे देश ऐसी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं जहां पटरियों की आवश्यकता ही नहीं है और इन ट्रेनों को मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। इनमें ट्रेन पटरियों पर नहीं बल्कि एक ऐसे पैसेज पर हवा में उड़ती हैं, हवा में चलती हैं, जिनमें ट्रेनों को चुंबक से कंट्रोल किया जाता है और इन ट्रेनों को चुंबक से चलने वाली ट्रेन या मैगलेव ट्रेन भी कहा जाता है।
तो हो सकता है भविष्य में ट्रेन कुछ इस तरीके से चलने लगे। आज आपको चीन की एक ट्रेन की तस्वीर आज हम दिखाना चाहते हैं। ये ट्रेन जो है तो छोटी, लेकिन ये पटरी से ऊपर चलकर चलती है और ये एक मैग्नेटिक ट्रेन है जो चुंबक के सहारे चलती है। आपको साइबर ठगों से सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे, क्योंकि साइबर ठग हमारी कानून व्यवस्था से कहीं ज्यादा आगे चल रहे हैं। हमारे देश के साइबर ठगों ने अब देश के जिला कलेक्टर्स को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कल्पना कीजिए, आपको आपके जिले के कलेक्टर का एक व्हाट्सएप मैसेज आए जिसमें वो पहले आपसे आपका हालचाल पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि आप इस समय कहां हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे की जरूरत है, क्या कुछ पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। साइबर ठगों ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कम से कम 8 जिलों के कलेक्टर्स के नाम पर ठगी की कोशिश की है, जिसमें कुछ लोग इसका शिकार भी हो गए। अब तक साइबर ठग आम लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो मंत्रियों से लेकर जिला कलेक्टर्स के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इन कलेक्टर्स से पहले साइबर ठगों ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी करने की कोशिश की थी। इसके बाद साइबर ठगों ने मध्य प्रदेश के 8 जिला कलेक्टर्स के नकली व्हाट्सएप अकाउंट बनाए, उनके डीपी पर इन कलेक्टर्स की असली फोटो लगाई ताकि अकाउंट बिल्कुल असली लगे, और फिर उस व्हाट्सएप अकाउंट से आम लोगों को मैसेज भेजकर ठगना शुरू कर दिया। इन ठगों ने व्हाट्सएप नंबर पर जिला कलेक्टर का असली फोटो लगाया, उनका नाम लिखा। इन नकली व्हाट्सएप अकाउंट्स के जरिए इन ठगों ने इन कलेक्टर्स के परिचितों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और जूनियर अधिकारियों को मैसेज किए और पैसे मांगे। अब जो जूनियर अधिकारी हैं या जो लोग हैं वो बड़े पद पर होने की वजह से कई बार व्यक्तियों से सवाल नहीं करते, तो सोचते हैं अगर इतने बड़े आदमी का मैसेज आ रहा है और वो अगर किसी क्राइसिस में है, उसे पैसा चाहिए, तो वो मना नहीं करना चाहते और पैसा भेज देते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग जो जानते होंगे अपने जिले के कलेक्टर्स को, अगर आपके कलेक्टर से आपको मैसेज आए तो आपको लगेगा कि भाई कलेक्टर साहब की मदद करनी चाहिए। और ये उन 8 जिला कलेक्टर्स के नकली व्हाट्सएप डीपी और उनके मैसेजेस हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिनके नाम पर साइबर ठगों ने आम लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजे और पैसे मांगे। साइबर ठगों ने जबलपुर के कलेक्टर के एक रिश्तेदार से 25,000 रुपए ठग भी लिए, और पता चलने पर इन अधिकारियों ने सोशल मीडिया और साइबर सेल में इसकी सूचना दी ताकि और लोग ठगी का शिकार होने से बच सके। ये मुझे सूचना मिली थी कि ऐसा एक पर्टिकुलर नंबर से किसी ने किया है, जिस पर कार्रवाई के लिए जो है हमने पुलिस को लिखा भी है। और दूसरा ये है कि इस पर सोशल मीडिया के मार्फत मैंने लोगों से अनुरोध भी किया है कि ये एक फेक जो है वो आईडी बनी हुई है, और ये है कि इस तरीके की चीज़ें आजकल काफ़ी देखने में आ रही हैं, जिसमें कि लोगों को ज़रूर पुलिस की जो है साइबर जो है उसका सेक्शन, उसकी मदद लेनी चाहिए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन हमारा प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो साइबर क्रिमिनल्स इसका अन्यथा फ़ायदा भी उठाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो करते हैं कि टारगेट्स अपने चूज़ करते हैं, और उनको अगर लगता है कि हम हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के सोशल मीडिया से अपने फ़ोटोग्राफ्स ले लें और अपने प्रोफाइल में लगा दें उसको, फिर वो एक चांस लेते हैं, कई लोगों को मैसेजेस करते हैं, और उसमें जो उनके झांसे में आ जाता है, ये समझते हुए कि शायद हमको कलेक्टर साहब ने किया हो, या मुख्यमंत्री ने किया हो, अमुक अधिकारी ने किया हो, जो उनके झांसे में आ जाते हैं उनसे वो पैसे ऐंठ लेते हैं। बेसिकली हम सभी के सोशल मीडिया में प्रेजेंस रहती है, साइबर क्रिमिनल्स इसका अन्यथा फ़ायदा उठाते हैं, उसी का एक ही तौर तरीका है। तो साइबर अपराधी देखिए हमारी कानून व्यवस्था से कहीं ज़्यादा आगे चल रहे हैं, और वो हर रोज नए नए तरीके, नए नए आइडियाज लेकर आते हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ठग लेते हैं। अभी आपने देखा होगा एक डॉक्टर को उन्होंने ठग लिया, और वो नए आइडियाज लेकर आते हैं। कभी कहते हैं, आम लोगों से कहते हैं कि आपका कोई पार्सल कहीं पर पकड़ा गया है जिसमें आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि उस पार्सल में ड्रग्स पकड़े गए हैं। कभी कहते हैं, माता पिता को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा किसी ड्रग पार्टी में पकड़ा गया है। कभी कहते हैं कि आपका बच्चा किसी रेप केस में पकड़ा गया है, आप चाहते हैं कि उन्हें छोड़ दें तो आप हमें इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। और लोग जब तक
इसके बारे में समझ पाते हैं, तब तक साइबर अपराधी कोई नया आइडिया लेकर बाजार में आ जाते हैं। और ये अब उनका नया आइडिया है, जहां वो सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेकर अब उनके नाम पर देश की जनता को ठग रहे हैं। इसलिए आपको हम एक मुफ्त की सलाह देना चाहेंगे, अगर आपके पास कोई भी कभी ऐसा मैसेज आए जिसमें कोई आपसे पैसा मांगे, अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या और किसी कंपनी का अधिकारी या कोई फोन आए जिसमें आपसे पैसा मांगा जाए, तो आप कभी मत दीजिए। इसको एक थंब रूल बना लीजिए कि अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आपको वो पैसा देना ही नहीं है और आपको सबसे पहले उसकी शिकायत करनी है। क्या अब मोदी सरकार का एजेंडा राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेता मिलकर तय कर रहे हैं? और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज मोदी सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे बड़े सरकारी पदों पर डायरेक्ट भर्तियां करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। और बड़ी बात देखिए, ये जो फैसला वापस लिया है मोदी सरकार ने, इस फैसले को इंप्लीमेंट करने वाले यही विपक्षी पार्टियों के नेता थे जो अब इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब तक इनकी सरकार थी, इन्होंने इस फैसले को कभी वापस नहीं लिया। और जब मोदी सरकार के टाइम पर यह भर्तियां शुरू हुई तो उन्होंने तुरंत ये कहना शुरू कर दिया कि इसे वापस लिया जाए। इस डायरेक्ट एंट्री को, यह है सरकार में बड़े बड़े पदों पर लोगों की डायरेक्ट एंट्री जब होती है, और इस डायरेक्ट एंट्री को हम लेटरल एंट्री कहते हैं, जिसमें सरकारी पदों पर काम करने वाले सचिव और उप सचिव बनने के लिए अब यूपीएससी की परीक्षा को पास नहीं करना पड़ता, बल्कि इसकी बजाय सरकार डायरेक्ट भर्तियां निकालकर इन नौकरियों को प्राइवेट क्षेत्र के लिए भी खोल देती हैं। और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं या बहुत जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जो काम तो करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन अगर वो भारत सरकार में सचिव, उप सचिव, डायरेक्टर के पद पर काम करना चाहते हैं अलग अलग मंत्रालयों में, तो अब उन्हें बिना कोई परीक्षा पास किए उन्हें डायरेक्ट एंट्री दे दी जाएगी। और इस मामले में भी केंद्र सरकार ने यही किया। अलग अलग मंत्रालयों के 45 पदों पर, अलग अलग मंत्रालयों के 45 पदों पर भर्तियों के लिए प्राइवेट क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर ये भर्तियां यूपीएससी की परीक्षा के माध्यम से होती तो इससे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता, लेकिन डायरेक्ट भर्तियों से यह आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो भर्तियां हो रही थी ये सिर्फ टैलेंट के आधार पर हो रही थी। इसमें जाति और धर्म का कोई आधार नहीं था और इसमें आरक्षण नहीं था। इसमें डायरेक्ट एंट्री होती और मेरिट के आधार पर होती। और मोदी सरकार ने इसके बाद, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आरक्षण की व्यवस्था का अपमान कर रही है और मोदी सरकार आरक्षण की विरोधी है। और यही बात विपक्ष के बाकी नेताओं ने भी कहनी शुरू कर दी, जिसके बाद इस पर विवाद बढ़ा और अब मोदी सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। हालांकि यह फैसला मोदी सरकार का नहीं है, फैसला है किसी और का, लेकिन इसे समाप्त अब मोदी सरकार ने किया है। सरकार का कहना है कि डायरेक्ट भर्तियों का कॉन्सेप्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी और वर्ष 2005 में यूपीए सरकार ने एक कमीशन बनाया था जिसने सरकारी नौकरियों में बिना आरक्षण के भर्तियां करने के लिए सिफारिश की थी और कहा था कि प्राइवेट क्षेत्र के जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उन्हें भी सरकारी नौकरियों में बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए भर्ती करना एक अच्छा फैसला होगा। इससे सरकार को फायदा होगा, अच्छे टैलेंटेड लोग सरकार के लिए काम कर पाएंगे। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसे आरक्षण का विरोधी बता रहे हैं। और जो चिट्ठी आज लिखी गई है यूपीएससी को, उसमें यह भी लिखा है कि यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को नौकरियां दी थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ये मानते हैं कि इन डायरेक्ट भर्तियों में भी सामाजिक न्याय का पालन होना चाहिए और यह आरक्षण से ही संभव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार डायरेक्ट भर्तियों में भी अब आरक्षण की व्यवस्था लाने का पक्षधर है, जो पहले की सरकारों में नहीं था। और सोचिए, विपक्ष ने और राहुल गांधी ने पूरे देश में यह मुद्दा बनाया कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, वो संविधान को समाप्त कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। जबकि मोदी सरकार ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया और अब तो सरकार डायरेक्ट भर्तियों में भी आरक्षण की व्यवस्था को ला सकती है और उन्होंने अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी इसे समाप्त कर दिया है। तो बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो लोग आरक्षण के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कि आरक्षण हर जगह होना चाहिए, उनकी आज जीत हुई है। जो लोग चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, उनकी आज जीत हुई है।
जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं और जो ये मानते हैं कि सामाजिक न्याय सिर्फ आरक्षण के आधार पर ही मिल सकता है, आज उन सब लोगों की जीत हुई है। और एक और बहुत बड़ी टिप्पणी मोदी सरकार ने आज की है, और आपको आज ये पता चल गया होगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो संविधान को बदला है और ना ही आरक्षण को समाप्त किया है, बल्कि उनके सारे कदम अगर आप देखेंगे अभी तक, जब से वो तीसरे टर्म में आए हैं, वो संविधान को और मजबूत कर रहे हैं। पुरानी सरकारों में जो खराब व्यवस्थाएं थी, खराब फैसले थे, उन्हें ठीक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि उनकी गठबंधन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी का एक नया रूप आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें वो विपक्ष की बात भी सुन रहे हैं ध्यान से, और अपने गठबंधन के साथियों की बातें भी ध्यान से सुनने के बाद अब वो फैसले कर रहे हैं। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है।